हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आई होप कि आप सभी का सीटेट का रिज़ल्ट अच्छा रहा होगा और सफलता मिली होगी आप लोगों को। बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के, कुछ मेल्स भी आए। बहुत अच्छा लगा देख करके कि आपको हेल्प हुई। और जिनका भी नहीं हो पाया है इस बार, तो उनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगले 6 महीने में फिर से सीटेट आ जाएगा। जम के अपनी प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ये सब बात बोलना काफ़ी आसान होता है, ठीक है, बट ये है कि एक बार सीटेट होके अपना अलग हो जाए तो ठीक है, हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा। ज़रूरी नहीं है हर बार हमें सफलता ही मिले। तो डीमोटिवेट लेकिन नहीं होना है। आप में और बाकी बच्चों में ये फ़र्क होना चाहिए कि आपको 1 महीने रोने नहीं बैठना है अब इस चीज़ को लेकर के। आपको बस आज से ही अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, उतने ही जोश के साथ में, ताकि आप आने वाले सीटेट में फिर से ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। फिर से आ जाएगा जुलाई में सीटेट, कर लेंगे क्लियर। टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, आज हम लोग रीट के लिए कुछ टॉप एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आपको वाकई में मतलब मज़ा आएगा डिस्कस करके, क्योंकि इतने टॉपिक्स मैं आप लोगों के क्लियर कर दूंगी इन एमसीक्यूज़ के ज़रिए कि आप लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में ही प्रीवियस ईयर्स को या एमसीक्यूज़ को किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, आंसर देखते हैं सिर्फ। अगर आंसर देखोगे ना तो आपको दिक्कत होगी। फिर चाहे आप जितने मर्जी एमसीक्यूज़ निकाल लो, जितने मर्जी प्रीवियस ईयर निकाल लो, आपको हेल्प नहीं होगी। ठीक है, लेकिन समझ के चलोगे तो बहुत मतलब आप लोगों को सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, तो फटाफट से हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। अपने आंसर्स साथ साथ में लिखते रहिए आप लोग। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगी, ठीक है, और आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूंगी मैं भी। कोई भी कन्फ्यूजन होने से पूछिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग में नोट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर टू कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइम पे एक टीचर से क्या उम्मीद की जाती है कि उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्टेड, नॉट बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको नहीं करना चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। एबिलिटी ग्रुपिंग यानी योग्यता अनुसार समूह में विभाजित कर देना। एडजस्ट द करिकुलम, पाठ्यक्रम को समायोजित करना। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना यानी लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, या फिर शिक्षण विधियों को समायोजित करना। ठीक है, तो ये तो करने चाहिए, आपको पता है, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ये तो आपको पता है। इन दोनों में हो सकती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए और उनको अपने आप के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर तो क्या रहने वाला है कि भाई बच्चों को आप सेल्फ स्टडी के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनके अंदर में, तो आपको क्या करना है, ये सारी ही चीज़ें करनी है, बट उनको आप सेल्फ स्टडी के लिए नहीं छोड़ सकते। अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका क्या होता है, देखिए, अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें ना, तो हर इंसान के शरीर का जो एक रूप, रंग, आकार, उसकी जो सीखने की गति है, ठीक है, उसके अंदर जो एक आपकी इंटेलिजेंस की पावर है, ठीक है, इसके अलावा उसकी जो आपकी इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है, बुद्धि का स्तर है उसका, ठीक है, यानी उसका जो IQ लेवल है, उसके बाद उसके जो इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें क्या है जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में एक व्यक्ति जो होता है वो हर किसी से अलग होता है। 2 ट्विंस भी होते हैं ना, जो वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, 2 इंसान जो है वो दोनों आपस में कभी भी बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। उसी को कहा जाता है आपका क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपका भाषा के आधार पर हो सकता है, इंटरेस्ट के आधार पर हो सकता है, एप्टीट्यूड के आधार पर हो सकता है, बुद्धि के आधार पर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इसके आयाम हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअलाइज्ड जो हमें प्लान करना है, अपना जो भी करना है, करिकुलम है, हमारा मेथड है, वो हर एक बच्चे को इसको भी और इसको भी साथ में लेकर के चलने वाला होना चाहिए। ठीक है, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते या किसी को भी सेल्फ स्टडी के लिए हम नहीं छोड़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके उसका सम्मान करते हुए हमें आगे हर बच्चे को लेकर चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज ऑफ पूनम इज 9 ईयर्स। ठीक है, 9 ईयर है पूनम नाम की जो बच्ची है, उसकी क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज दोनों ही हर इंटेलिजेंस कैटेगरी में बी कंसिडर्ड एज। ठीक है, तो इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखो, आपकी जो IQ का फॉर्मूला होता है, जब हम IQ निकालते हैं, जो बुद्धि लब्धि निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु इंटू में आपका 100 डिवाइडेड बाय आपका वास्तविक आयु। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, MA डिवाइडेड बाय CA इंटू में 100। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, MA इंटू डिवाइडेड बाय CA, यानी कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको करवा रखा है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी
आप लोग कहते रहते हैं ना रीड का सिलेबस करवा दो, एक एक क्वेश्चन अपनी वीडियो से है, आप जाकर के चेक कर लेना सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से निकालते हैं आईक्यू। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि 8 साल का बच्चा, पहले बताओ मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज का मतलब होता है जितने उम्र तक बच्चा सोच सकता है। अब जैसे कि आपको आज पूछा जाए क्रोनोलॉजिकल वास्तविक आयु क्या होती है, अगर आज की डेट में आपसे कोई पूछ ली जाए आपकी एज क्या है, जो आप आज अपनी एज बताओगे ना अपने डेट ऑफ बर्थ से लेकर के अभी तक, वो आपकी वास्तविक आयु होती है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, यानी कि आपकी वास्तविक आयु। मेंटल एज भाई आप हैं तो 15 साल के, लेकिन आप जो है ना 20 साल के बच्चे जितना अच्छे से आप चीज़ें सोच लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, 5th क्लास में होते हुए भी 6th और 7th की बुक्स के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी मेंटल एज क्या हुई, 20 साल हुई। या फिर आपकी मेंटल एज हम कह सकते हैं 5वीं क्लास में होने के बाद भी 6ठी क्लास और 7वीं क्लास के बच्चे के बराबर आपकी मेंटल एज हुई, ठीक है। जैसे हम कई बार कोई छोटा बच्चा बहुत ही समझदारी वाली बातें करता है तो हम कहते हैं ना ये देखो ये तो दादा है सबका, इतनी समझदारी वाली बातें करता है, मतलब उसका जो मेंटल एज है वो ज़्यादा है उसकी उम्र से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। देख जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 8 साल का बच्चा है, तो यहीं से समझ जाओ कि इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, 8 साल है, क्योंकि 8 साल का बच्चा है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल एज हमारी 8 साल हो गई। और 12 ईयर ओल्ड परफॉर्म एट लेवल ऑफ, कितना, 12 साल के बच्चे के जितना परफॉर्म कर पाता है, यानी कि उसकी मेंटल एज कितनी है 12 साल, और इनटू में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारा आईक्यू कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसी तरीके से एक 12 साल का बच्चा है और 8 साल के बच्चे के लेवल पर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि 8 साल उसका क्या हो गया मेंटल एज हो गया, और 12 साल उसकी क्या है वास्तविक आयु है, क्योंकि वो 12 साल का है, इनटू में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो उसका आईक्यू कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब देखो इन सब आईक्यूज को निकालने के बाद में हमारे पास आती है एक आईक्यू की टेबल, ठीक है। इस आईक्यू के टेबल से हमें पता चलता है कौन कहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे 70 to 79 जिसका आईक्यू होता है वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, और एवरेज में होते हैं 90 से लेके 19 तक, यानी जो भी बच्चे का आईक्यू 90 से 109 तक होगा वो एवरेज में काउंट होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो लड़की है बच्ची है उसकी 9 ईयर्स की एज है, ठीक है, और वो 9 ईयर्स की एज जितना ही उसका मेंटल एज है। कहने का मतलब क्या है कि भाई 9 साल उसकी क्या है मानसिक आयु है, 9 साल की वो है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल आयु भी मानसिक मतलब कितनी है 9 साल है। डिवाइडेड में हम करेंगे 100, 9 से 9 कट गया आपका, 100 आ गया उसका आईक्यू, और 100 हमारा कहाँ पे लाई करता है, ये देखो ये आईक्यू टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। और कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वाला जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, 90 से लेके 1010 तक हमारा एवरेज में रहता है, तो हमारा ये बच्चा कहाँ पे रहेगा एवरेज में रहेगा, औसत में रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको दे दी जाए यहाँ पे तो अब आप आराम से उसको काउंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका औसत रहेगा, ठीक है। फटाफट से बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है आपकी वो क्या होती है आपकी, ठीक है। देखो पुअर सोशलाइजेशन होगा, इसके अलावा स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर होगा, पुअर कम्युनिकेशन होगा, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखो ऑटिज्म होता क्या है सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है, देखो ऑटिज्म होता है किसी भी एक सीमित या दोहराव युक्त व्यवहार को एक ही व्यवहार को बार बार दोहराना। ऑटिज्म क्या होता है, इन बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, ये एक ही आपके बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं, एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं। सोशली जो है बहुत जल्दी ये लोग जो है इंटरेक्शन नहीं करते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो कमज़ोर होता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते आसानी से किसके साथ में भी, ठीक है। फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, जो बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी के साथ में, सोशल नहीं होगा, उसको क्या होगा ऑब्वियसली सी बात है उसको फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बहुत ही जल्दी किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब उसका रूटीन अगर रोज का ये है कि मुझे एक रेड कलर के कप में दूध पीना है, ठीक है, तो वो रेड कलर के कप में ही दूध पी लेगा। कहीं जाकर के आपने उसको कह दिया बेटा आज ग्रीन में पी ले, तो मतलब आसमान सर पे उठा लेगा, मतलब बिल्कुल ही अबनॉर्मल सा बिहेव करेगा कि नहीं ग्रीन में तो हरगिज़ नहीं पीऊंगा। मतलब कि कोई भी चेंज होने से, अपने एनवायरनमेंट में चेंज होने से, अपने किसी भी तरीके के डेली रूटीन में चेंज होने से जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होती है कुछ विशेषताएं, ठीक है। सामाजिक व्यवहार उनका कमज़ोर होता है। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे आप, जो विश्व ऑटिज्म दिवस है ना वो कब मनाया जाता है आपका,
विश्व ऑटिज्म दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। विश्व ऑटिज्म दिवस जो है आपका वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे गुण होते हैं ऑटिज्म में बच्चे के, तो यहाँ हम अपने क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये सारे ही गुण इस बच्चे में हैं, मतलब अवगुण कह लो, गुण कह लो। पुअर सोशलाइजेशन होगा, स्टीरियोटाइपिंग व्यवहार होगा, कमजोर संप्रेषण होगा और आपका ऊपर लिखित सभी। तो सभी आपके जो है ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है भाई, आप लोगों को समझा के चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा डिस्कशन। द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, देखो यहाँ पे बात की क्या जा रही है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। इन एक एक टर्म को अभी हम पहले समझेंगे, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन को डिस्कस। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला गया है? डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका एक क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है वो। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह का होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका डेवलपमेंट क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक चलती है आपकी जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ बात ये आ गई कि मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है डेवलपमेंट, इसका मतलब डेवलपमेंट तो हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद में सेकंड आपकी टर्म क्या है? वृद्धि। वृद्धि बिल्कुल ठीक बात है। वृद्धि क्या होती है आपकी? ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ आपकी क्वांटिटी में चेंज होना। ठीक है, फिर क्या होना? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होना क्या होता है? आपका ग्रोथ होता है, यानी कि आपकी हाइट का बढ़ना। ठीक है, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, ठीक है, आपके हेड के सर्कमस्टेंस का बढ़ना, वो सारी क्या आती है? आपकी ग्रोथ में काउंट होती है, यानी कि जिसको आप माप सकते हैं वो ग्रोथ में काउंट होती है। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या गया है आपसे? मात्रात्मक व्यक्तिगत परिवर्तन। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिवली, तो क्या रहेगा आंसर हमारा? ग्रोथ रहेगा। लेकिन ये इक्विलिब्रेशन क्या है और मैचुरेशन क्या है, इसको भी समझो थोड़ा सा। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? पियाजे में आपको पियाजे में बहुत सारी स्टेजेस दी गई है और पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें कि एक होता है आपका स्कीमा। ठीक है, एक होता है आपका इक्विलिब्रेशन। ठीक है, एक होता है आपका अकोमोडेशन और एक होता है आपका एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये सारी इसको हम समझ के चलेंगे। स्कीमा क्या होता है? एक बच्चे के दिमाग में माइंड मैप्स बने होते हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है भाई, एक बच्चे ने क्या किया, उसने एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रखा है। एक बिल्ली को देखा है उसने कि ये इसके 4 हाथ, मतलब 4 इसके होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, इस तरीके से उसने एक पूंछ होती है। और जब उसने कुत्ते को देखा, ठीक है, जब उसने एक स्कीमा बना रखा है, इसका मतलब उसने बिल्ली का, जैसे मैंने आपको एक अपने वीडियो में समझाया हुआ है कि मेरा बेटा एक दिन कहता है काजू को लहसन को देखकर कहता है कि ये काजू है। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या है? काजू का एक स्कीमा बना हुआ है कि काजू जो है वो इस तरीके का दिखता है, तो ये उसके स्कीमा में फिट है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी एक इमेज हमारे स्कीमा में फिट रहती है वो आपका क्या है? स्कीमा है। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। अब बच्चे के दिमाग में जो इमेज है बिल्ली के बारे में, या मैं कहूँ इसके बारे में, जो काजू के बारे में इमेज थी, वो आपकी अगर बाहर के संसार से फिट हो जाती है, अगर कोई बच्चा कुत्ते को देख करके ये कह दे बिल्ली है और आपने कह दिया हाँ ठीक है बिल्ली है, तब क्या होगा? उसके दिमाग में इक्विलिब्रेशन होगा, यानी कि संतुलन हो जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है, ये तो डॉग है, तब उसके दिमाग में क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम होगा, यानी असंतुलन की स्थिति बनेगी। ठीक है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन होता है आपका। एकोमोडेशन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है जब बच्चे के दिमाग में जो जानकारी है, जैसे उसने अगर कुत्ते को भी बिल्ली समझ लिया, यानी कि उसने अपने बिल्ली वाले ज्ञान में कुत्ते वाले ज्ञान को भी जोड़ लिया। ठीक है, उसने देखा कि एक इस तरीके का जानवर बिल्ली होती है, तो ये कुत्ते को देख करके बोला कि ये बिल्ली है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने एसिमिलेट कर लिया, कुछ ऐड कर लिया अपनी नॉलेज में, कुछ भी चेंज नहीं किया। बट अगर मैंने उसको कहा कि नहीं बच्चे ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है, तब उसने क्या किया? अपनी उस जानकारी में नई जानकारी को क्या किया? एकोमोडेट किया, यानी कि उसने मॉडिफाई किया। जब भी बात आ जाए मॉडिफाई की, चेंज करने की, ठीक है, एडजस्ट करने की अपने पुराने स्कीमा को, तब आपका क्या रहता है? एकोमोडेशन रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन? मात्रात्मक व्यक्तिगत रूपी क्षमता क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट एडोलेसेंट स्टेज पेरेंट्स एंड टीचर कैन डू द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको
एडोलेसेंस के टाइम पे यानी किशोरावस्था के टाइम पे एक बच्चे के उचित विकास के लिए माता पिता को करना चाहिए, ठीक है। रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, बिल्कुल ठीक बात है कि उसको एक परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की भी व्यवस्था करनी चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। कई बार एडोलेसेंस में बच्चे के साथ में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बिल्कुल ही जैसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की वो कहा है, इसको अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने, ठीक है। तो उसको बिल्कुल परामर्श की ज़रूरत भी होती है। तो ऊपर लिखित सभी जो हैं आपके, वो आपके आंसर क्या रहेंगे, सही रहेंगे। अब देखो इससे अगर थोड़ा सा आप जानना चाहो तो एडोलेसेंस जो है आपका वर्ड जो है, एडोलेसेंस जो है वो वर्ड आपका लैटिन भाषा से लिया गया। इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। और स्टैनले हॉल ने इसको कहा है तनाव और तूफान की अवस्था, यानी कि स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा इतना इसको करके आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो है वो किससे रिलेटेड नहीं है। एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थ्योरी बिल्डिंग, क्रियात्मक शोध जो है वो सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। देखते हैं, ये व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। ये इसके बाद कहते हैं कि फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर इमीडिएट कंसर्न, ये त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित करता है अपना ध्यान, ठीक बात है। ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना, यानी कि ऑफर फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन। भाई एक्शन रिसर्च के बारे में इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, ये आप तब पता लगा पाएंगे जब आपको एक्शन रिसर्च के बारे में पता होगा। तो सुनिए थोड़ा सा एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च होता क्या है, ठीक है। इसका मैं कंप्लीट टॉपिक आपको करवाऊंगी, हो सकता है आज शाम तक करवा दूं या फिर कल करवाऊंगी, ठीक है। देखो एक्शन रिसर्च क्या होता है, एजुकेशन के फील्ड में मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी, फिलहाल थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ। स्कूल में आपका, ठीक है, स्कूल में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन करते हैं जब हम, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं एज अ टीचर, एज अ स्कूल का प्रिंसिपल, एज अ स्कूल के मैनेजमेंट, वो सब मिल करके, या फिर कोई एक भी किसी भी स्कूल की समस्या का, यानी स्कूल की चार दीवारी के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें ठीक है कि समस्या का समाधान होता है, चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है। देखो एक्शन रिसर्च जो होगा ना, वो सिर्फ स्कूल की चार दीवारी की समस्या को मतलब सॉल्व करेगा। सिद्धांत क्या होता है, जो सब जगह लागू हो जाए। भाई आपके स्कूल में पानी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, आपने अपने स्कूल में पानी के लिए जो जुगाड़ बैठाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ज़रूरी थोड़ी है कि असम के किसी स्कूल में भी वही जुगाड़ काम आ जाएगा, नहीं काम आएगा ना। इसका मतलब ये प्रिंसिपल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ एक एरिया में काम आएगा, वो दूसरे एरिया में काम नहीं आएगा, वो सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब सिद्धांत निर्माण हम इसमें नहीं करते हैं, बल्कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है हमारे सामने उसका इमीडिएट सोल्यूशन निकालते हैं, इसी को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ टीचर इज गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी इन द क्लासरूम, व्हाट ही और शी शुड नॉट अप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। एक जो टीचर है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो वो क्या लागू करेगा और क्या लागू नहीं करेगा, ये पूछा गया है। तो भाई इसमें क्या करेंगे, हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे फटाफट से। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक बात है। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। देखेंगे, चलो इसमें क्या बोला है, तैयार किया जाना चाहिए, यहाँ क्या कहा है, खोज विधि के लिए उन्मुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है अभ्यास और ड्रिल कार्य करवाना चाहिए। कीवर्ड्स फटाफट पहचाना करो, ठीक है। जहाँ तक हो सके शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग भी करना चाहिए, सही रूप में कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। भाई ज़रूरत पड़े तो उसको पुरस्कार भी देना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के नियम है क्या, ठीक है। थॉर्नडाइक के नियम कौन से हैं भाई, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला नियम है आपका तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम, ठीक है। तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ आपका रेडीनेस, यानी कि कहना चाहता है कि बच्चे को आप जब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक कि वो रेडी नहीं है, ठीक है, जब तक वो सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, तैयार नहीं है, तब तक आप उसको बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते हैं, ठीक
ठीक है। यानी कि एक बच्चा है आपका जो फर्स्ट क्लास में है और वो उसी लेवल का सीख सकता है, तो आप उसको उससे आगे के लेवल की चीज़ों को नहीं सिखा सकते, सेकंड क्लास की थर्ड क्लास की चीज़ें आप उसको नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो रेडी नहीं है उनको सीखने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अभी अभी हमने क्वेश्चन में ये कीवर्ड को पकड़ा था कि अभ्यास और ड्रिल कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब थॉर्नडाइक के नियम में ये आता है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। थॉर्नडाइक नहीं कहते, ये वैसे भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कौन सा था वो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस वाला ये इन्होंने नियम दिया है कि प्रैक्टिस जो होती है वो बच्चे के लर्निंग में बहुत हद तक सुधार करती है, ठीक है। प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज भी इसके अंदर आता है आपका, ये भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है आपको। इसमें क्या होता है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि जिस चीज़ का जैसा प्रभाव होता है ना, उसमें आगे उसी तरीके से बच्चा जो है आगे उसको कंटिन्यू करता है। भाई बच्चे ने क्या किया, एक दिन क्लास में खड़े होकर के आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे, उसका प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ा, आपने उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, अब ये भी तो समझाया है मैंने, तुमको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट हुआ, वो अगली बार से क्या करेगा, क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। यही अगर आपने उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो वो अगली बार से क्या करेगा, आपसे और क्वेश्चंस पूछेगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आगे वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो जैसा इफेक्ट होता है, प्रभाव का नियम काम करता है बच्चे की लर्निंग में, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। तो सारी ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है थॉर्नडाइक के नियम में, लेकिन आपने तीनों नियम में देखा कहीं भी कोई खोज करने की बात जो है वो नहीं की गई है, ठीक है। खोज करने की बात कंस्ट्रक्टिविज्म में की जाती है, ठीक है। थॉर्नडाइक खोज करने की बात नहीं करते हैं कि बच्चे को खोज करने दिया जाए, वो कहते हैं नहीं, बच्चे को सिखाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार भी दो, अगर ज़रूरत पड़े तो रिन्फोर्समेंट दो, अभ्यास करवाओ, उसको तैयार किया जाना चाहिए, खोज विधि यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। तो मैं आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट करवा रही हूँ साथ साथ में। डैश इज द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन पर्सपेक्टिव एंड अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड। देखो, बाल्यावस्था के दौरान दूसरों के नजरिए में और अपने नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता का प्रदर्शन, यानी कि अपना पर्सपेक्टिव तो समझ पाता है बच्चा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखो, प्याजे हमारे एक साहब जी हुए हैं, ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये आपकी स्टेजेस दी हैं बच्चे की, जिसमें स्टेजेस में अलग अलग गुण और दोष हैं, अलग अलग स्टेजेस के, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड स्टेज है, एक होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, एक होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। SPCF 4 स्टेजेस होती हैं आपकी प्याजे की। इसमें सेकेंड जो स्टेज होती है ना आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सारे के सारे उसी के गुण हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपका केंद्रीयकरण क्या होता है। केंद्रीयकरण क्या होता है, बच्चा जो होता है ना किसी भी चीज़ का एक ही एस्पेक्ट को समझ पाता है। ये 2 ग्लास हैं उसके सामने और ये दोनों क्या होंगे, आपके सेम साइज़ के होंगे, इस तरीके के बनेंगे, ये दोनों जो आपके सेम साइज़ के होंगे, तो वो क्या करेगा, एक ही एस्पेक्ट को देखेगा, इसकी चौड़ाई को नहीं देखेगा, सिर्फ लंबाई को देखेगा, कहेगा ये वाला जो है ना ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मतलब सिर्फ लंबाई वाले एस्पेक्ट को देख पा रहा है, ये नहीं देख रहा कि ये चौड़ा भी है। तो इसको कहते हैं हम केंद्रीयकरण करना, यानी एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करता है बच्चे का। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझ पाता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। जब बच्चे छोटे होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, ये आपका कहाँ पे आता है, 2 से 4 साल की उम्र में आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा कि सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है। आप उसको कहेंगे ये चीज़ नहीं हो सकती, वो कहेगा नहीं ऐसे ही होता है, ठीक है। अपने फ्रेंड के किसी बारे में बता रहा है, मेरा एक फ्रेंड है सुरेश नाम का, ये है वो, पूरी कहानियाँ गा रहा है, क्योंकि वो समझता है कि आपको पता है सुरेश कौन है। अगर बाई चांस आपने पूछ लिया सुरेश कौन है, ऐसे देखेगा आपको, लो इतनी बड़ी होगी मम्मी, इसको यही नहीं पता सुरेश कौन है, मतलब उसको लगता है सारी दुनिया उसके आसपास ही घूमती है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म होता है उसके अंदर, सिर्फ अपनी ही चीज़ों को समझता है, ठीक है। फिर आता है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, बच्चे निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझते हैं। अब जैसे मेरा बेटा है, वो कहेगा मम्मा ये जो टेबल है ना इसकी मम्मी कहाँ है, मम्मी हमारे घर में जो ये टेबल है इसकी मम्मी कहाँ है। मतलब वो उसको ये लगता है इस टेबल में भी जान है, इस टेबल से अगर चोट लग जाए छोटे वाले को, मेरे बेटे को, तो जब तक मैं इसको टेबल को ना मारूं तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। जब इसको मार देती हूँ तब उसको ये लगता है हाँ मेरी मम्मी ने इसको भी थप्पड़ लगा दिया, तो अब मेरा बदला पूरा हो गया। इसको कहते हैं एनिमिज्म, यानी कि निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझना। तो हमें क्या पूछा गया कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या रहेगा आपका ईगोसेंट्रिज्म है बच्चे के अंदर में, कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये तीनों चीज़ें आपको समझा दिया, एनिमिज्म, सेंट्रेशन और ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से, वन समवन फेल्स रिपीटेडली टू ओवरकम वीकनेस एंड अचीव सम मास्टरी और सिंपल प्लेसेस एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन सम पर्टिकुलर इंफेरिटी हु इलस्ट्रेट द अबव स्टेटमेंट एज इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ एक परिभाषा है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता
या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपका एक टॉपिक है, ये परिभाषा किसने दी है, सिर्फ ये पूछा गया आपसे, ठीक है। ये आपकी परिभाषा जो है सीधी सीधी किसने दी है भाई, एल्फ्रेड एडलर ने दी है। ये आपका एक बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। एल्फ्रेड एडलर ने आपकी परिभाषा दी है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे आपने अगर मूवी देखी है छिछोरे, तो उसने देखा वो बच्चा जो है उसको एक तरीके से एक अपने आप को वो कमज़ोर समझने लग गया इस बात को लेकर कि उसके पेरेंट्स तो जो है हमेशा से टॉपर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है अपने एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, तो वो वहाँ से छत से कूद जाता है जैसे, तो वो क्या एक तरीके का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप उसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं याद रखने के लिए, कि भाई उसको हीन भावना आ गई अपने अंदर कि देखो मेरे पेरेंट्स तो इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच ऑन विच बेंडूरा एंड वॉल्टर फोकस्ड इज। ये बिल्कुल आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बेंडूरा के हिसाब से अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जो है वो जिस पर बेंडूरा और वॉल्टर ने काम किया है वो क्या कहलाते हैं। देखो बेंडूरा जो है ना आपके, वो आपकी सोशल लर्निंग पे बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेंडूरा ने क्या बात की है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात की है आपके बेंडूरा ने, ठीक है। अब बेंडूरा के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकती हूँ आपको, वैसे पूरा मैंने टोटली आपको करवा रखा है बेंडूरा की जो थ्योरी है। देखो बेंडूरा क्या कहते हैं कि जो इंसान होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो समाज में सारी चीज़ें क्या करते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहा था, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं इसको, और इसी को कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और निरीक्षण युक्त अधिगम, यानी कि ऑब्जर्व करके जो है बच्चा सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बेंडूरा ने क्या दिया था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट दिया था, और इन्होंने लर्निंग के कुछ ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के स्टेप्स दिए थे, ये मैंने कंप्लीट आपको करवा रखा है, आप उसमें ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं आगे। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग टीचर का कार्य जो है वो कौन सा नहीं है इनमें से, ये पूछा है आपसे, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग टीचर का कार्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया। तो देखो एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ठीक है, या फिर विद्यालय के नियमितता बनाए रखना और समय का पाबंद होना। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना, ठीक है, बिल्कुल सारी बातें ठीक है। सिर्फ आरटीई में आपको मना किया गया है कि आप खुद का ट्यूशन जो है, व्यक्तिगत ट्यूशन जो है आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आरटीई में आपका व्यक्तिगत ट्यूशन जो है वो बिल्कुल ही बैन है, ये आप नहीं कर सकते। इसके अलावा सारी चीज़ें ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा करना होनी चाहिए, समय का पाबंद जब टीचर होगा तभी तो। अभी हमने देखा ना, बेंडूरा कहते हैं बच्चे इमिटेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो भाई टीचर समय का पाबंद होगा तो बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ सेकंड वाला आंसर आपका नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड recommended personal structure, which of the following would satisfy its fundamental urges immediately and reflexively as they arouse, ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू रूल्स द रियलिटी ऑफ लाइफ और मॉरल ऑफ एनी काइंड। देखो फ्रॉइड ने बहुत सारी आपने देखा इद, ईगो, सुपर ईगो, 3 आपकी वो दी है, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। बात की क्या जा रही है कि कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से सभी नियम, जीवन की सत्यता, नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्होंने आपके, ठीक है, कौन कौन से आपके, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, इद, ईगो और आपका सुपर ईगो। देखो इद क्या होता है आपका, इद होता है जो ये कहता है कि हर हाल में मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इद कहता है कि भैया सिगरेट पीना चाहे कितना ही हानिकारक हो, मैं तो हर हाल में पीऊंगा ही पीऊंगा, ठीक है, इद ये कहता है। ईगो जो होता है वो क्या करता है आपका, एक बीच का रास्ता निकालता है, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है, बिल्कुल ही एक नैतिक उस पर चलता है कि बिल्कुल भी नहीं पीना है, जैसे एक मीठा खाना अगर आपको मना है, ठीक है, तो ईद कहेगा मैं तो मर जाऊंगा लेकिन चॉकलेट खाऊंगा ही खाऊंगा हर हाल में। ईगो क्या कहेगा, एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, भाई थोड़ा खा लिया करो, 3-4 दिन में एक बार खा लो, या फिर एक ही बाइट ले लिया करो, कम कर लो। सुपर ईगो क्या कहेगा, भैया सारी इच्छाएं मार दो अपनी ज़िंदगी की, एक बाइट भी नहीं लूँगा मैं, ठीक है, मीठे का एक बाइट भी नहीं खाऊंगा, मतलब टोटली नियम को मानता है सुपर ईगो।
ईगो बीच का रास्ता निकालता है, ईद होता है जो कि हर नियम कानून को, जीवन की सत्यता को, नैतिकता को, सब चीज़ को अवहेलना कर देगा, अपनी इच्छा पे बल देगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ईद रहेगा। ये 3 चीज़ें आपकी फ्रॉइड ने दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द चाइल्ड अर्न ऑब्जेक्ट्स विच दे कैन एक्सचेंज फॉर डिजायरेबल आइटम सर्विंग और प्रिविलेजेस, ठीक है। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें या कार्य में बदल सकता है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है भाई, ओहो, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो बच्चा जो है ना किसी चीज़ को हासिल कर रहा है और उनके इकट्ठे होने के बाद में उसको एक इच्छुक सामान दिया जाएगा। जैसे आजकल, अगर मैं आजकल का एक एग्जांपल लूँ तो आप लोग अगर फ्लिपकार्ट वगैरह पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप इतने की शॉपिंग कर लेंगे, जब आपके पास में इतने कॉइन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उन कॉइन्स के बदले में आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का ही कुछ मामला है। अगर आप एक बच्चे को कह दो कि तुम्हारी 1 हफ्ते तक तुम्हारा ये टेस्ट होगा और इसके अंदर तुम्हें स्टार दिए जाएंगे, ठीक है, और हफ्ते के एंड में अगर तुम्हारे पास में 50 स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं तो तुम्हें ये फलाना जो है, ये सामान जो है, ये अवार्ड के रूप में मिलेगा, या फिर ये चीज़ जो है तुम कर सकते हो, या फिर तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर के जाएंगे। तो ये क्या है आपका, एक चीज़ जो इकट्ठा कर रहा है बच्चा, एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक कार्य में बदल सकता है, यानी उसके बदले उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोकन इकोनॉमी, ठीक है, इसको कहा जाता है टोकन इकोनॉमी। इसके बाद यहाँ पे शेपिंग की बात की जा रही है। शेपिंग क्या होती है आपकी, शेपिंग होती है गठन करना, यानी कि जैसे कि आपने स्किनर में देखा होगा, चूहे पे जब प्रयोग किया था उसने, तो चूहा जो होता है स्टार्टिंग में क्या करता है, बिल्कुल ही असंगठित व्यवहार करता है, बिल्कुल ही, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे उल्टे पुल्टे हाथ पैर मारता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसकी जो है शेपिंग होती है, उसके व्यवहार जो होते हैं वो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में होने लगता है, वो लीवर पर ही पैर रखता है और दरवाज़ा खुलता है और वो खाना खा लेता है, ठीक है। तो वो होता है आपका शेपिंग में आ जाता है। विलोपन क्या होता है, ये आपका किससे रिलेटेड है, विलोपन आपका रिलेटेड है जो आपका पेवलव की थ्योरी है उससे। जब कुत्ते को घंटी बजने के बाद भी कुछ टाइम तक खाना नहीं दिया जाता है तो उसकी जो कंडीशनिंग की गई थी घंटी के साथ में कि घंटी के बजने पे भी उसकी लार टपकेगी, तो जब घंटी बजने पर जब उसको खाना नहीं दिया जाएगा कम से कम 1 महीने तक, तो उसका जो आपने उसका जो ऐसी मिला उसका आपस में जो उन्होंने आपने लिंक किया था घंटी को, वो उसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। ये क्या होता है कि भाई जो एक व्यवहार की जो एक थेरेपी टाइप हो गई है, ठीक है, कोई भी कोवर्ट सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई सिगरेट पीना जो है बहुत ही ख़राब चीज़ है, उस एक ख़राब व्यवहार के साथ को रोकने के लिए, उस एक ख़राब व्यवहार को रोकने के लिए आप उसके साथ में एक ख़राब छवि बना दो किसी चीज़ की, ठीक है। भाई सिगरेट पीना जो है वो ख़राब चीज़ है, ठीक है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, उसके साथ में एक बहुत ही गलत छवि जोड़ दो कि भाई सिगरेट पीने से जो क्या होता है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, आगे चल करके बहुत दिक्कतें होती है। तो क्या किया आपने, एक अनडिज़ायरेबल छवि को जो आपने अनडिज़ायरेबल व्यवहार के साथ में जोड़ दिया, उसको हम कहते हैं कोवर्ट सेंसिटाइजेशन, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है, अनडिज़ायरेबल व्यवहार को छुड़वाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती है, और खैर ये तो इस मामले में है भी सही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, स्टूडेंट encounter many conflicts situation during their adjustment process. For example, a student want to admit his mistake in front of other, but at the same time he is afraid of being punished by the teacher. It is best explained by। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि समायोजन प्रक्रिया, ये एडजस्टमेंट से आपका क्वेश्चन लिया गया है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं, मतलब कि उनको ये लगता है मैं ये करूं या ये करूं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जो है शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, इसके साथ साथ में उसको ये डर भी लग रहा है कि उसको दंडित किया जाएगा, अगर उसने बता दिया तो उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है क्या रहेगा कि इसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरीके से समझाया गया है। उसमें ऑप्शन बताया है आपको कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, या फिर नन ऑफ द अबव है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके इन सारे अप्रोचेस को समझेंगे। पहले होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपका अप्रोच। देखो अप्रोच जो है ना वो दोनों ही पॉजिटिव वो होते हैं आपके, ठीक है। अप्रोच क्या है आपके, दोनों ही ये आपका पॉजिटिव वर्सेस पॉजिटिव है आपका, ठीक है। अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस दोनों ही नेगेटिव है। अप्रोच और अवॉइडेंस आपका क्या है, दोनों ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब इसको समझो पहले थोड़ा सा, फिर समझ में आएगा आपको। देखो अप्रोच में क्या बात है
कि जैसे कि आपको समोसे पसंद है और आपको गोलगप्पे पसंद है, ठीक है, समोसे भी पसंद है और गोलगप्पे पसंद है, पर दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके सामने, समोसे भी और गोलगप्पे भी, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही मिलेगा दोनों में से, यानी अप्रोच कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके सामने, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके सामने बट एक ही आपको चूज़ करनी है। फिर होता है अवॉइडेंस, इसको हम कहते हैं ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी इधर कुआं है इधर खाई है, कहाँ जाऊँ, आगे जाऊँगा तो भी गिरूंगा, पीछे जाऊँगा तो भी गिरूंगा, ठीक है। जब आपके सामने दो ही खराब सिचुएशन होती, दोनों ही खराब सिचुएशन होती है तो उसको हम कहते हैं अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसके बाद आता है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, यानी कि एक चीज़ पॉजिटिव है और एक चीज़ क्या है आपकी नेगेटिव है, तो आपको चूज़ करना है उसमें से। जैसे कि अगर एक बच्चा है वो ये कहता है कि मुझे रीड जो है ना वो क्लियर करना है, लेकिन यार पढ़ना ना पड़े, रीड क्लियर करना है पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यार पढ़ाई ना करूँ मैं और मेरा रीड क्लियर हो जाए, कहीं कोई एक बुक दे दे मुझे जिससे रीड क्लियर हो जाए, पढ़ना ना पड़े बस, तो क्या है, नेगेटिव है। यानी कि अप्रोच और अवॉइडेंस की आपकी कन्फ्लिक्शन हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभासी स्थिति हो रही है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि बच्चा जो है ना वो अपनी गलती को स्वीकार करना चाह रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसको ये भी है कि शिक्षक उसको दंडित कर देगा, ये उसके अंदर भय है, तो ये क्या है आपकी नेगेटिव चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, यानी कि थर्ड वाला आपका आंसर रहेगा, सी वाला आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आसान कर लिया करो क्वेश्चन की भाषा को। अ 5-year-old चाइल्ड हैज़ अ जनरल लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू अदर्स, serious deficiency in communication and unusual repetition बिहेवियर, सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर द साइन ऑफ। ये मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। जब भी कोई बच्चा जो है वो दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी करता है, असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, तो ये लक्षण जो है वो किस चीज़ का है, ये आपका किस चीज़ का है, इन्फेटाइल ऑटिज्म का है, ठीक है, शैशव स्वालीनता का ये आपका और वो है आपका लक्षण है, ठीक है। एक बच्चा जो है वो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, असामान्य व्यवहार करता है, बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है, बार बार एक ही व्यवहार को दोहरा रहा है, तो ये आपका क्या होता है, इन्फेटाइल ऑटिज्म होता है। ये आपका ऑटिज्म का लक्षण होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और मेरी पूरी कोशिश रही है कि ये सिर्फ क्वेश्चंस ना हो, बल्कि आपके कम से कम मैंने कोशिश की है कि 50 से ऊपर जो है आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, कुछ छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आऊँगी। आपका रिस्पॉन्स ही मुझे बताएगा कि अगली वीडियो में मुझे डिटेल में बताना है या सिर्फ आपके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये तरीका कैसा लगा और हम इसे कंटिन्यू करें। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के टॉपिक्स भी साथ साथ चलते रहेंगे और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ में हम करते रहेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। और वीडियो लाइक करना मत भूला करो भाई, भूल जाते हो तुम लोग, वीडियो में इतने व्यस्त हो जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो, है ना। थैंक यू।